मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो भी अवार्ड मिलते हैं, अवार्ड तो संस्था के लिए होते हैं, कार्य के लिए होते हैं। केवल कोई व्यक्ति को लेने जाना पड़ता है, ये आवश्यक है। मुझे जाने का अवसर मिला, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि आप जैसे अपकमिंग प्रोफेशनल से बात करने का अवसर मिलता है, गुफ्तगू करने का अवसर मिलता है। और अहमदाबाद से प्रयागराज तक की जो सफर है, 188 लोग जुड़ चुके हैं, उसमें विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। इसलिए मैं प्रोफेसर सीमा सिंह, माननीय कुलपति यानी प्रोफेसर पी के पांडे, श्री रमेश पांडे, राजमणि जी यानी नीता जी, और सभी वक्ता, मैं आपको वंदन करता हूँ। रमेश पांडे जी जब बता रहे थे, मुझे बहुत खुशी हुई। रमेश जी, आपने सभी पहलू, वो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हो, राइट टू एजुकेशन हो, आपने बाखूबी कवर किया है। और मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कि आपके विचार बिल्कुल सही दिशा में, सही समय के बिल्कुल उचित विचार है। मैं उन्हीं विचारों को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। एक्चुअली हमारी नेशनल पॉलिसी क्या है, वो तो कोई भी आप डॉक्यूमेंट से पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें जो खासियत क्या है, विशेष क्या है, मैं थोड़ा कुछ आपको संबोधन करना चाहूंगा। सॉरी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर, लेट्स सी इफ आई नो स्टॉप शेयरिंग, गिव मी 1 minute। या यस। हमारी जो ये पॉलिसी है, उसका जो मुख्य जो उद्देश्य है कि यूनिवर्सल हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल लर्नर्स। मैं ये एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकार ने, हमारे राष्ट्र ने ये रिकग्नाइज किया है कि हम सभी लर्नर की बात कर रहे हैं। उनका सामाजिक और आर्थिक बैकग्राउंड क्या है, उससे संबंध नहीं है। हर एक बच्चा, हर एक विद्यार्थी, हर एक ऐसा व्यक्ति जिसको शिक्षा चाहिए, वो शिक्षा मिलनी चाहिए। इसमें दिव्यांगजन का भी समावेश होता है। और बाखूबी इसके थीम में ही ये बहुत ही बिल्कुल स्पष्ट किया गया है, ये पॉलिसी सभी के लिए है, इसमें किसी को वंचित नहीं रखा गया है। इस सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और हमारा जो शिक्षा का फोकस है, वो जो ऐसे व्यक्ति जो मार्जिनल हैं, जो समाज से थोड़ा पीछे रह जाते हैं, जिनको किसी प्रकार का डिसएडवांटेज है, जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, और उसमें दिव्यांगजन बच्चे आ जाते हैं, उन सभी व्यक्तियों को, उन सभी बच्चों को, उन सभी विद्यार्थियों को जो किसी कारण से समाज की मुख्य धारा से बाहर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ सके, उन सभी को एक सुरक्षित, सम्मिलित और बहुत एक असरकारक लर्निंग एनवायरनमेंट। आप ध्यान से देखिए कि हम लोग, आप सब स्क्रीन देख रहे हैं ना, लर्निंग एनवायरनमेंट पर फोकस किया गया है। और उन सभी बच्चे की जो डिसएडवांटेज है, जिनको शिक्षा मिलने का शायद अवसर नहीं मिलता था, ये पॉलिसी उन सभी पर फोकस करती है, अब उन सबको कवर करना चाहती है। और ये पॉलिसी चाहती है कि इस शिक्षा के द्वारा हम लोग आर्थिक, सामाजिक, जो एक क्लास से, एक लेवल से ऊपर जाने की जो मोबिलिटी है, जो एक सम्मिलित विकास है और एक समानता है, ये पॉलिसी हर एक विद्यार्थी को एक समानता का अवसर देना चाहती है, एक एक सम्मिलित समाज का विकास करना चाहती है, और व्यक्ति अपने समाज में आगे बढ़ सके, ये चाहती है कि इसका आउटकम हो। इनफैक्ट जो ये इनिशिएटिव है, मैं मानता हूं कि एक बहुत ही एक सराहनीय इनिशिएटिव है। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कीजिए या यूएनसीआरपीडी की बात कीजिए, अथवा पहले की कोई घोषणा पत्र की बात कीजिए, उन सभी का निचोड़ लेकर
इस पॉलिसी को किया गया। और मैं सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि जो चैप्टर 6 है, जो सेक्शन 6 है, इसमें एक पूरा एक हिस्सा दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए जोड़ा गया है। और उसको समझना, एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, पॉलिसीज कानून तो पहले भी आते थे, पॉलिसी बन जाती थी, नीतियां बन जाती थी, लेकिन अमल में नहीं आती थी। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस बार की नीति अभी से अमल में आ रही है। अभी से सरकार चाह रही है कि इस नीति को प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। आप टीवी पर, रेडियो पर सुनते होंगे कि इसके जितने पहलू हैं, वो राइट टू एजुकेशन एक्ट है या ROPWD एक्ट है, उसको जोड़कर दिव्यांगजनों के लिए इसको कैसे प्रभावी बनाया जाए, उसके लिए कार्य शुरू हो चुका है। लेकिन आप सभी उस कार्य को और आगे बढ़ा सकते हैं। और इस नीति का अब मैं एक एक करके फोकस एरिया क्या है वो स्पष्ट करना चाहूंगा। और जो भी आपके कोई प्रश्न हो आप नोट कर सकते हैं, हम लोग समय होगा तो चर्चा करेंगे। वो सबसे बड़ा जो मैं मानता हूं कि बड़ा फोकस है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो छोटे बच्चे हैं, जितना जल्दी हम दिव्यांग बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ेंगे, उनका विकास उतना जरूरी होगा। इसलिए उनको कम से कम उम्र में जितना शीघ्र हो उनको आइडेंटिफाई करना, असेस करना, इवैल्यूएट करना और शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना, ये बहुत आवश्यक है। और जो शिक्षकगण मेरी बात सुन रहे हैं, इसमें आप ध्यान से देखिए कि इसमें प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड प्रिपरेटरी सर्विसेज, शायद आपको ताजुब होगा कि 1978 में IDC स्कीम आया था, इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, उसको IIDS में जोड़ा गया। वो तभी से प्रिपरेटरी सर्विसेज का ध्यान दिया गया था, पर मुझे दुख है कि इसको अमल में ज्यादा नहीं लाया गया। अब ये रमेश पांडे जी ने बताया कि 16 अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यहाँ हम एक स्टेप आगे जाते हैं। जब तक आप दिव्यांग बच्चे को उसकी शिक्षा के लिए तैयार नहीं करेंगे, उनको उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसका जो असेसमेंट है, उसको जो टोटल कम्युनिकेशन है, मोबिलिटी है, ओरिएंटेशन है, फंक्शनल करिकुलम है, ये सभी प्रिपरेटरी लेवल पर नहीं लेके आएंगे तो बच्चे को शिक्षा में कामयाब करना लगभग संभव नहीं है। इसलिए हमारी पॉलिसी ने एक फोकस एरिया लिया है कि हमको जहां तक संभव हो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर फोकस किया जाएगा, ताकि ऐसे बच्चों को, विद्यार्थियों को तैयार किया जाए ताकि वो स्कूल के एनवायरनमेंट को फेस कर सके। वो अपनी कम्युनिकेशन, उनकी लैंग्वेज लिटरेसी, न्यूमरेसी के ज्ञान के द्वारा, जैसे मान लो कि नेत्रहीन बच्चा है तो उसको प्री विल देना जरूरी है, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो टोटल कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, मेंटली चैलेंज है तो फंक्शनल करिकुलम की अति आवश्यकता है। इसलिए ये पॉलिसी मैं जहां तक समझता हूँ पहली बार अर्ली चाइल्डहुड और एजुकेशन पर फोकस कर रही है। और इस फोकस को आपको आगे लेके जाना पड़ेगा। इसके लिए कोई नई योजना की आवश्यकता नहीं है, आपकी थिंकिंग है, आपका विचार है जो ये सब चेंज कर सकता है। आपकी शिक्षा के कार्य में अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन को इंक्लूड करना इस पॉलिसी का निर्देश है, जो करना जरूरी है। इसके बाद जो दूसरा फोकस आता है, प्रिपरेटरी क्लास बेस, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना और क्लास बेस्ड प्ले बेस्ड जो लर्निंग है उसके लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। उसके लिए उसका कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर एबिलिटीज है, उसको बढ़ाना, उसको एनहांस करना। और ताकि जैसे कि नेत्रहीन बच्चा है तो प्री ब्रेल उसकी एक फाउंडेशन है, उसको उसमें शामिल करना आवश्यक है। यदि हियरिंग इम्पेयर्ड है तो टोटल कम्युनिकेशन की बहुत आवश्यकता है। तो हमने अर्ली चाइल्डहुड की बात की, उसके बाद हम लोग प्रिपरेटरी क्लास पर जा रहे हैं। और मैं आप सभी को हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहूंगा कि किसी बच्चे को आप डायरेक्ट स्कूल में लेकर मत जाइए, उससे पहले स्कूल के लिए तैयार कीजिए, क्लास के लिए तैयार कीजिए, स्कूल को तैयार कीजिए, टीचर को तैयार कीजिए। यदि आप वो करेंगे जो पॉलिसी का निर्देश है, तभी हमारा विद्यार्थी, दिव्यांग विद्यार्थी अच्छी तरह से कार्य कर सकेगा। और दूसरे दिव्यांग जो है उनके लिए रीजनेबल अकोमोडेशन जो हमारे कानून में स्वीकार किया गया, थोड़ी देर के बाद मैं इस पर और विस्तार से बात करूंगा, उसको लाना बहुत आवश्यक है। थर्ड, जो बहुत ही अहम फोकस एरिया है, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, हम सालों से कहते हैं कि जब तक हेल्थ चेकअप को पूरा नहीं किया जाए, जब तक हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं किया जाए, शिक्षा की शुरुआत करना ठीक नहीं है। क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं कि जो हेल्थ इंटरवेंशन से अपनी फंक्शनल
फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी कार्य शक्ति को बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल लीजिए कि लो विजन बच्चा है तो उसको लो विजन डिवाइसेस देने से, लो विजन असेसमेंट से वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। यदि किसी बच्चे को कॉन्ट्रैक्चर्स हैं तो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्चर रिलीज करके उसकी फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हैं। यदि बच्चा नेत्रहीन है तो उसको उसके स्वास्थ्य को चेकअप करके, यदि उसमें कंजेनिटल कैटरेक्ट है, ऐसे कुछ और रोग हैं जिनको करेक्ट किया जा सकता है, तो उसके हेल्थ इंटरवेंशन के बाद ही, जब तक हम हेल्थ को रूल आउट नहीं कर लें तब तक शिक्षा का शुरुआत करना आवश्यक नहीं है। और मुझे गर्व है कि हमारी पॉलिसी ने इसको स्वीकार किया है, वो लो विजन असेसमेंट हो, वो उसके बच्चे का मेडिकल इंटरवेंशन हो, असिस्टिव डिवाइसेस हो, करेक्टिव सर्जरी हो, मेडिकल थेरेपी इंटरवेंशन हो, इस सभी को हमारी पॉलिसी ने स्वीकार किया है, जो सराहनीय है। फोर्थ आई डायमेंशन, इसके बाद हम लोग एक स्टेप आगे जा रहे हैं कि हमारे हर एक गांव में आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी वर्कर है। आप आंगनवाड़ी बोलिए कि बालवाड़ी बोलिए, जो महिला और बाल विकास के मंत्रालय में आते हैं, विभाग में आते हैं। और ये सभी आंगनवाड़ी शायद किसी विद्यार्थी का प्रथम संपर्क है। जो भी कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, 6 साल से कम उम्र का है, सबसे पहले आंगनवाड़ी के संपर्क में आता है। यदि आंगनवाड़ी वर्कर को इसमें जोड़ा जाए दिव्यांग बच्चों के लिए तो काफी उसका प्रोग्रेस हो सकता है। मुझे कहते हुए गर्व होता है कि हमारे गुजरात में हमने एक्सपेरिमेंट किया कि 3 डिस्ट्रिक्ट में आंगनवाड़ी को ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद जो असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन के नंबर बहुत बड़े बड़े। जब माननीय आनंदीबेन पटेल हमारी चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने खुद सब बच्चों को आकर पुरस्कारित किया और उनको प्रोत्साहन दिया। और उससे मालूम पड़ा कि आंगनवाड़ी वर्कर को ट्रेनिंग देने से, इन्वॉल्व करने से हम छोटे बच्चों तक अर्ली इंटरवेंशन में, असेसमेंट में, आइडेंटिफिकेशन में काफी सुचारू काम कर सकते हैं। और गर्व होता है कि पॉलिसी ने इस बात को स्वीकार किया है और इसमें निर्देश दिया है। जैसे आपने देखा कि एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आश्रम शाला और स्पेशल स्कूल नहीं चाहिए। उनकी अपनी अहमियत है, उनका अपना एक रिक्वायरमेंट। ऐसे काफी बच्चे हैं, डेफ ब्लाइंड बच्चा है, चाइल्ड विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं अथवा सीवियर डिसेबिलिटीज हैं, उनको आज भी कुछ हद तक आश्रम शाला, स्पेशल स्कूल की आवश्यकता है। लेकिन ऐसे स्कूल को भी अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली असेसमेंट, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन को स्वीकार करना पड़ेगा। या आप ये नहीं कह सकते कि केवल इंक्लूजन में होगा, स्पेशल स्कूल को भी जिनकी आवश्यकता है। और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि हमारे कानून में भी स्पेशल स्कूल को स्वीकार किया गया है। तो हम लोग मल्टी मोड एजुकेशन में गए हैं और बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उनको शिक्षा देना अनिवार्य है। इसलिए ऐसी आश्रम शाला में भी ऐसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और केयर को इंक्लूड किया गया है। और जो 5वीं बात जो बहुत अहम है कि हम लोग स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, अभी आप देखिए हम स्टेप्स में जा रहे हैं। पहले अर्ली इंटरवेंशन की बात करते हैं, फिर प्ले ग्रुप की बात करते हैं, चाइल्ड प्रिपेयर्स की बात करते हैं। अभी हम लोग एक स्टेप आगे जा रहे हैं, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, जो तीसरी बदान है। यदि आपने इस बच्चे को तैयार किया है तो उसको उसकी दिव्यांगता के अनुरूप स्कूल रेडीनेस के लिए प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। और मैं सभी शिक्षक को जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, मैं आह्वान देना चाहूँगा कि आप इसको आपके कार्य में जोड़िए। ये स्कूल जाने से पहले का प्रोग्राम है, बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना पड़ेगा ताकि बच्चा स्कूल में जाकर जो स्कूल का वातावरण है उसको सुचारू रूप से, प्रभावी रूप से फेस कर सके। हम इस स्टेज पर आते हैं जब स्कूल में बच्चा पहुंच गया है, कुछ बच्चों को डिजिटल लाइब्रेरी चाहिए, इसका फिर प्रावधान हमारी पॉलिसी में, नीति में किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि हमने बोर्डिंग स्कूल को भी रिकॉग्नाइज किया है कि बोर्डिंग स्कूल भी एक ऐसा माध्यम है कि कुछ दिव्यांग जन के लिए शिक्षा का एक माध्यम हो सकता है। और इस पॉलिसी ने निर्देश दिया है, आह्वान किया है कि हमको मल्टीपल पाथवेज ऑफ लर्निंग, जिसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल एजुकेशन सभी आ जाएंगे। तो इस पॉलिसी ने किसी पहलू को छोड़ा नहीं है। जो भी वो फॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन है अथवा स्पेशल एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, अडल्ट एजुकेशन है, सभी पाथवेज को सेक्शन 3.5 में मान्यता दी गई है, स्वीकार किया गया है। फ्रेंड्स, आपको जान के खुशी होगी कि काफी राज्यों में काफी दिव्यांगजनों को मैथ और साइंस नहीं दिया जाता है, खासकर नेत्रहीनों को इससे वंचित रखा जाता है। अभी हमारी जो पॉलिसी है उसमें साइंस, ह्यूमैनिटीज और मैथ
उसको पूरे स्कूल करिकुलम के लिए सबके लिए लाया जाएगा। उसमें कोई चॉइस नहीं है, मैं मैथ में जा रहा हूँ, मैं साइंस में जा रहा हूँ, इस चॉइस को खत्म किया जाएगा। 10th स्टैंडर्ड तक आपको हर एक करिकुलम में जाना पड़ेगा। इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। कोई स्ट्रीम नहीं होगी, केवल सब्जेक्ट्स होंगे। इससे दिव्यांगजनों को लाभ ये होगा कि वो भी साइंस और मैथ को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके लिए ऑप्शन दे सकते हैं। और वो जो साइंस और मैथ है, थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू न्यू एनवायरनमेंट, अभी सीखना आसान हो गया है, संभव हो गया है। और टेक्नोलॉजी ने इस सब वातावरण को चेंज कर दिया है, इसको और प्रभावित किया है। तो ये जो नई पॉलिसी में जो कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन आ रहा है कि आप साइंस, मैथ और ह्यूमैनिटीज को सबको पढ़ाया जाएगा, तो उसमें आपको चॉइस मिलेगी, तो जिसमें दिव्यांग जन को भी इसमें जाने का अवसर मिलेगा। और जो ये डिसएडवांटेज था काफी राज्यों में, इसको दूर करने की चेष्टा की गई है। एक और पहलू कि इनको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। और एक बड़ी बात जो पहली बार किसी पॉलिसी में लाया गया है कि गरीब बच्चों के पेरेंट्स को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी, क्योंकि कई बार स्कूल को बच्चे को स्कूल भेजने के लिए पेरेंट्स को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। वो डेली लेबरर्स है, फॉर्म लेबरर्स हैं, इसलिए पेरेंट्स को भी इंसेंटिव दिया जाए ताकि बच्चों को स्कूल में भेजें। ये चैप्टर 6.4 में पहली बार स्वीकार किया गया है कि बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स को भी प्रेरित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी ने पूरे सिस्टम को बदल दिया है। पहले एक जमाने में हम लोग ये मानते थे कि नेतृत्व व्यक्ति शिक्षा में कभी कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर सकता है, और आज हालत ये है कि सबसे ज्यादा जॉब्स, सबसे अच्छी जॉब कंप्यूटर बेस आ रही हैं जिसमें दिव्यांगजन जा रहे हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से हम उनका जो एक्सेस टू प्रिंट मटेरियल है अथवा टोटल कम्युनिकेशन, उसको बढ़ा सकते हैं। पॉलिसी में इसको भी समावेश किया गया है। और सबसे बड़ी बात है रिसर्च, कि यूनिवर्सिटीज को रिसर्च के लिए आह्वान किया जाता है कि ऐसी रिसर्च जिससे स्पेशल नीड बच्चों की कार्य शक्ति बढ़े, उनका शिक्षा में और सुचारू रूप से प्रोग्रेस कर सकें, ऐसा रिसर्च करने का भी पॉलिसी में निर्देश दिया गया है। और एक बहुत ही साहसिक कदम लिया गया है कि स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे, ऐसे एस्पेशल डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे जहां पर शिक्षा की कठिनाई है, ऐसे बच्चे शिक्षा नहीं मिलती है, तो ऐसे जोन में बच्चे एक स्कूल से दूसरे स्कूल पर जा सकता है। एक कलेक्टिव एजुकेशन के लिए प्रयास किया जाएगा। और ये मैं मानता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि बहुत ही कम समय में इस जो स्पेशल जोन का कॉन्सेप्ट है उसको अमल में लाया जाएगा। इससे हमारा मानना है कि दिव्यांग विद्यार्थियों को काफी लाभ होगा। और जितनी भी योजनाएं हैं जो उसमें सभी में दिव्यांग बच्चों के साथ साथ खासकर दिव्यांग गर्ल्स को इस पॉलिसी ने 6.7 पैराग्राफ में दिव्यांग गर्ल्स पर बहुत जोर दिया है, क्योंकि मुझे दुख से कहना पड़ता है कि हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां इस शिक्षा से नहीं जुड़ पाती हैं। तो उन कन्याओं को शिक्षा मिले, इसके लिए फोकस किया जाएगा। और इस शिक्षा नीति को, दिव्यांग को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार एक इंक्लूजन फंड बनाएगी जिसमें अलग अलग स्कीम लाई जाएंगी, जैसे IEDS है, समग्र शिक्षा है, उसके समकक्ष एक इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा ताकि इनकी शिक्षा में जो आर्थिक कमी है उसको दूर किया जाए। अभी रमेश जी ने बहुत अच्छा बताया कि हमारे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो हमारा एक मास्टर एक्ट है, पेरेंट एक्ट है, मदर एक्ट है, उस एक्ट को मुझे कहते हुए गर्व होता है कि कोई भी पॉलिसी किसी कानून को सही शब्दों में एक्नॉलेज नहीं करती है, क्योंकि पॉलिसी कानून से ऊपर होती है, कानून से अलग होती है। लेकिन कितना गर्व होता है कि चैप्टर 6 में स्पेशल ये उल्लेख किया गया है कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के जितने भी प्रोविजन हैं उन सभी को ये पॉलिसी रिकॉग्नाइज करती है, मान्यता देती है, स्वीकार करती है। उसमें जो एक्सेस टू प्रिंट मटेरियल, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, शिक्षण की डिवाइसेस, शिक्षण के साधन, रीजनेबल अकोमोडेशन, रिजर्वेशन हायर एजुकेशन की जो 5% है, सेंसिटाइजेशन ऑफ टीचर, ये RCA ने ऑलरेडी कार्यक्रम शुरू किया है, और एक्सेसिबल स्कूल, ये सभी जो पहलू ऑलरेडी हमारे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में है, उन सभी को पॉलिसी ने पैराग्राफ 6.10 में स्वीकार किया है, रिटर्न में स्वीकार किया है, ताकि किसी के माइंड में कोई ऐसा दुविधा ना रहे, कोई ऐसा डाउट ना रहे कि राइट ऑफ पर्सन अलग है, पॉलिसी अलग है। पॉलिसी एक सेतु बनी है शिक्षा और एक्ट के बीच में, इसको स्वीकार किया गया है। और जैसे मैंने बताया कि जो बेंचमार्क
जो डिसेबिलिटी, जो सर्टिफाइड डिसेबिलिटी है 40%, अथवा जो बेंचमार्क जैसे 65 डेसिबल, 3/60 एक्यूटी ऑफ विजन, ऐसी डिसेबिलिटी को स्पेशल स्कूल अथवा रेगुलर स्कूल चूज करने की फ्रीडम होगी। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी स्वीकार किया गया है कि हमारा देश अभी ये फ्रीडम देता है, लेकिन पुरुषार्थ किया जाएगा, एफर्ट्स किए जाएंगे कि बच्चे स्पेशल स्कूल से तैयार होकर इंक्लूसिव में जाएं, उसका पेडागोगिक स्टाइल बदला जाएगा ताकि हर एक बच्चा अल्टीमेटली इंक्लूजन में आए। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए यदि स्पेशल स्कूल एक बदान बनता है, एक मंजिल बनता है, एक बीच का सेतु बनता है, तो उसको स्वीकार किया गया है। और इस पॉलिसी ने एक स्पेशल रूप से टेक्नोलॉजी, टूल्स और असिस्टिव डिवाइसेस को स्वीकार किया है। आप जानते हैं कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में ये डिवाइसेस बच्चों को फ्री मिले। यही कारण है कि स्मिता जी मेरी बात सुन रही होंगी, स्मिता जयवंत जी, कि एडिप स्कीम बहुत बड़ी स्कीम है जिसमें लगभग सभी बच्चों को समग्र शिक्षा में एडिप स्कीम में बिल्कुल निशुल्क साधन दिए जाते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने खुद काफी बड़े कैंप किए हैं वाराणसी में, नवसारी में, राजकोट में, वडोदरा में, कि जहां पर बहुत बड़ी संख्या में सभी को साधन दिए गए ताकि असिस्टिव डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खास उल्लेख किया गया है कि ये लैंग्वेज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, टीएलएम बनाना चाहिए। और जितनी टेक्स्ट बुक्स हैं, आप बुक शेयर को देखिए, सुगम्य भारत को देखिए, वो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को, विद्यार्थियों को सभी एक्सेसिबल मटेरियल मिले और जिससे एक्सेस कर कर वो अपने शिक्षा को आगे बढ़ा सके। पॉलिसी ने इसको स्वीकार किया है। और पेरेंट्स को और केयर गिवर्स को भी हमको जो नया टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन है उसकी जानकारी देने पड़ेगी कि पेरेंट्स एक बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। यदि उनको हम लोग इसके साथ जोड़ेंगे, टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे है, पैराग्राफ 6/6.12 में स्वीकार किया गया है। और सभी टीचर जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनको अभिवादन देना चाहूंगा, आशीर्वाद देना चाहूंगा कि हमारी पॉलिसी ने स्वीकार किया है कि हम हाई क्वालिटी टीचर्स और जो स्पेशल एजुकेशन ग्रुप है उसके लिए टीचर्स को लेना पड़ेगा। और यही कारण है कि जो बीएड स्पेशल कर रहे हैं, जो स्पेशल एजुकेटर हैं, उनके लिए नौकरी के लिए सेवा के और अवसर मिलेंगे। समग्र शिक्षा है अथवा काफी राज्यों में इस पॉलिसी के समांतर बीएड स्पेशल को बीएड के समकक्ष मान्यता दी है ताकि ये शिक्षक भी सामान्य स्कूल पढ़ा सके और बच्चों को। और जो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हर एक बच्चे के लिए एक जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे, उस स्कूलों को क्लब करके कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, उनमें भी दिव्यांग बच्चों को लेना अनिवार्य है पैराग्राफ 7/5 की ओर से। और जो हायर एजुकेशन है, जो यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन है, वो ट्रांजिशन हो सके ताकि दिव्यांग जन केवल स्कूली एजुकेशन के बाद ड्रॉप नहीं हो जाए। इसके लिए पॉलिसी ने निर्देश दिया है कि हायर एजुकेशन ट्रांजिशन हो सके, वहां तक जा सके, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। और जो यूनिवर्सिटीज हैं वो स्कॉलरशिप देंगी, फ्रीशिप देंगी, विद्यार्थियों को इंसेंटिव देंगी। मुझे उम्मीद है कि आपकी यूनिवर्सिटी भी कर रही होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है। हजारों की संख्या में दिव्यांग विद्यार्थी वहां पर पढ़ते हैं, उनको हॉस्टल में, ट्रांसपोर्ट में, मेस में, लाइब्रेरी में, सब जगह में आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है। और यूनिवर्सिटीज को हाई क्वालिटी सपोर्ट सेंटर बनाने पड़ेंगे, जैसे हम लोग पहले डिसेबिलिटी सपोर्ट ग्रुप सेंटर बताते थे, अब उसको सपोर्ट ग्रुप सेंटर बनाने पड़ेंगे ताकि उनको वहां पर टेक्नोलॉजी, एक्सेसिबल मटेरियल और एप्स वगैरह मिल सके और रिसोर्सेज एक्सेस कर सके। इसके लिए यूनिवर्सिटी को दायित्व दिया गया है कि वो स्कॉलरशिप भी देंगी, फ्रीशिप भी देंगी, साथ में हाई क्वालिटी सपोर्ट सेंटर की रचना करेगी ताकि हायर एजुकेशन में लोग कोप अप कर सकें। और फिर से पॉलिसी ने आर्थिक जो पहलू उसको भी टच किया है कि सरकार इस शिक्षा के लिए जो एजुकेशन ऑफ स्पेशल नीड चिल्ड्रन है उसके लिए स्पेशल ईयर मार्क फंड देगी। जैसे आप जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान में 3,000 रुपए पर विद्यार्थी का एलोकेशन था, ऐसे हर एक लेवल पर इसके लिए प्रावधान किया जाएगा और ऐसे टेक्नोलॉजी टूल डेवलप किए जाएंगे ताकि ऐसे विद्यार्थी अच्छा पार्टिसिपेट कर सके। और सबसे बड़ी बात कि जो एडमिशन प्रोसेस है, जो प्रवेश दिया जाता है नए सत्र में, नए कोर्स में, उसको भी इंक्लूसिव बनाया जाएगा, उसमें दिव्यांग व्यक्ति आ सके, उसका प्रावधान किया जाएगा।
और सबसे बड़ी बात, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी व्यक्ति को जो मेरी बात सुन रहे हैं, कि हमको हर एक बिल्डिंग को, ये कानून है, मेरी बात नहीं है, कानून ने निर्देश दिया है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में कि हर एक बिल्डिंग को, पब्लिक बिल्डिंग की बहुत बड़ी परिभाषा है, जहां पर भी लोग जाते हैं वो पब्लिक बिल्डिंग है, उसको बैरियर फ्री बनाना पड़ेगा, व्हीलचेयर एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा और डिसेबिलिटी फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, उसके लिए साइडेज देना पड़ेगा, उसके लिए स्पेशल मार्किंग देना पड़ेगा। ये करना पॉलिसी में इसमें समावेश किया गया है। और ये फिर से ये जो फंड एलोकेट किए गए हैं उसको प्रॉपर यूज हो, इसके लिए भी सरकार मॉनिटरिंग करेगी। फ्रेंड्स, समय की मर्यादा है, इसलिए मैं इन शब्दों को सम अप करते हुए सबसे बड़ी बात जो मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि हमारी शायद हमारे देश की पहली पॉलिसी है, ऐसा मुझे तो कोई देश मालूम नहीं है कि जिसके पास एक बहुत ही इंक्लूसिव पॉलिसी है, जिसमें दिव्यांग जनों के कवरेज के लिए हर एक पहलू को छुआ गया है, हर एक डायमेंशन को छुआ गया है। मुझे गर्व होता है हमारे देश पर, हमारी सरकार पर, हमारे सिस्टम पर, हमारी यूनिवर्सिटीज पर, जिन्होंने मिलकर इस देश को इंक्लूसिव पॉलिसी दी है। और ये पॉलिसी चाहती है कि समानता, समता, मानव की जो डिग्निटी है उसको स्वीकार किया जाए। शिक्षण में भी समता और रिस्पेक्ट, आदर सम्मान को स्वीकार किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पॉलिसी तो बन जाती है, कानून तो बन जाते हैं, इसको कैसे अमल में लाया जाए, अभी कौन अमल में लाएगा चर्चा का विषय है। लेकिन मैं आप सभी को आह्वान देना चाहूंगा, इन्विटेशन देना, हम सभी को इसको अमल में लाना है। हम सभी को, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, आप टीचर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप वाइस चांसलर हैं, आप किसी भी पोस्ट पर हैं, आप सभी का दायित्व हो जाता है कि जो हमारे देश ने जिस नीति को स्वीकार किया है उस नीति को अमल में लाने के लिए हमारा जो भी रोल है उसको हम लोग अदा करें। और यदि हम लोग हमारा रोल अदा करेंगे, एडवोकेसी में जाएंगे, गुड एग्जाम्पल में जाएंगे, गुड प्रैक्टिस में जाएंगे, ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमारे हर एक दिव्यांग जन को उचित शिक्षा उचित स्थान पर उचित समय पर मिलेगी। दायित्व आपका है, आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने मेरे विचारों को सुना, उसके लिए मैं यूनिवर्सिटी का और सभी आयोजक का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं क्षमा चाहूँगा यदि कुछ मैंने ज़्यादा समय लिया हो, लेकिन ये पॉलिसी काफ़ी विशाल है, इसको समझाने के लिए कुछ समय तो लगता है। इन शब्दों के साथ जय हिंद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपने नेशनल एजुकेशन